अमित शाह साहब का नाम लेके डायरेक्ट कोई नहीं बोल रहा, अभी भी अडानी पे अटैक हो रहा है। वो तो बेचारा छोटा सा प्यादा है। अडानी साहब किसी दिन भी देश छोड़ के भाग जाएंगे, नीरव मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह और ललित मोदी की तरह ये भाग जाएंगे। इसलिए इनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। अमित शाह साहब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, अब अडानी उन्हीं के आदमी है, ये बिल्कुल साफ हो गया है। जो अडानी साहब थे उन्होंने एक अमित शाह के साथ मिलके 3 सालों में उनकी सारी जो 40-50 साल की मेहनत थी उसको क्रॉस कर लिया। तो कितना उनको दुख हुआ होगा। पूरे देश को एक और चूना लगाया 13-14 लाख करोड़ का, इन सब ने मिलके, अमित शाह साहब ने, अडानी साहब ने, अंबानी साहब ने। ये पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। सेक्शन 15 लगता है, टेररिस्ट एक्ट जिसको कहते हैं, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरे में डालती है। आप लोग पढ़ लें, आपके दर्शक भी। जो मोदी जी 15 लाख कह रहे थे ना, वो तो सिर्फ एक अडानी ही दे देगा 15 लाख। तो यानी कि अमित शाह साहब के पास ही इतना पैसा है कि 15 लाख का वादा तो हम लोग पूरा कर देंगे यदि हमारी बहुजन की सरकार आई कभी। तो बीते कुछ दिनों से लगातार गौतम अडानी को कई बड़े झटके लगे हैं। शेयर बाजार में लगातार नीचे की तरफ गिरावट हुई है और जो पहले आया करते थे ऊपर नंबरों में, वो अब लगातार नीचे की तरफ गिर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहले वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गए और अब उतनी ही तेजी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इस मुद्दे को ज्यादा उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी महमूद पराचा ने की थी, तो उनसे जान लेते हैं कि क्या मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को इतनी तेजी से उठाने का, और महमूद पराचा इस मामले को किस तरह से लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अब नेशनल मीडिया हो या सोशल मीडिया, अब सभी बात कर रहे हैं। ये मुद्दा उठा सोशल मीडिया से था तेजी से, लेकिन अब नेशनल मीडिया में भी इस मुद्दे ने घर बना लिया है। ये खुद में एक चर्चा का विषय है। पराचा जी, सबसे पहला सवाल, आपने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपने इस मुद्दे को काफ़ी भारी भरकम तरीके से उठाया और सोशल मीडिया ने भरपूर तरीके से इस मुद्दे पर कवरेज की। मुझे ये बताइए कि गौतम अडानी का जो ये पूरा मामला है, लगातार शेयर बाज़ार में जो गिरावट है और उनको लगातार इस तरह के जो झटके हैं कि गिरावट महसूस हो रही है हर चीज़ में, ये किस तरफ, एक दिशा में किस तरफ जा रहा है पूरा मामला और होने क्या वाला है इसमें? देखिए, इसमें हालांकि ये बहुत बुरी खबर है और देश की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन इसमें 2-3 खुशखबरियाँ भी हैं। पहली खुशखबरी तो ये कि इतना बड़ा फ्रॉड जो कि अमित शाह साहब का एक आदमी कर रहा था उनके बिहाफ पे, जो उनको पैसा कमाने का लालच और एक तरह से कहा जाए नशा है, जुनून है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने स्वयं के बेटे को भी एक सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स की जो एक क्रिकेट का BCCI का सेक्रेटरी बनवा दिया, जबकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट ना उन्होंने खेली है ना शायद उनके बेटे ने खेली है कभी। तो जो पैसा कमाने की उनकी जो ललक है, जिसकी वजह से उन्होंने कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री भी ले ली, जिसमें वजह से वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी इंटरफेयर करते हैं वगैरह वगैरह, जो वो एक एक्सपोज हो गई है। तो इसमें ये एक अच्छी खबर है कि अमित शाह साहब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, अब अडानी उन्हीं के आदमी है, ये बिल्कुल साफ हो गया है। एक बात। दूसरी बात अच्छी ये होगी। तीसरी बात ये कि अगर अमित शाह जैसा कोई व्यक्ति देश की सारी संस्थाओं को का गला घोट के पैसे कमाना चाहेगा तो उसको भी एक्सपोज होने के तरीके देश की सरहद से बाहर से भी निकल सकते हैं। हालांकि हिंडनबर्ग जो है, हिंडनबर्ग अपने आप में एक पैसा कमाने वाली एजेंसी है, जबकि वो अपने आप को एक जिसके विसल ब्लोअर भी बताते हैं, लेकिन वो भी प्रॉफिट के लिए। तो ये एक अच्छी बात ये हुई है कि एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी ने एक चोर को एक्सपोज कर दिया। यानी कि हिंडनबर्ग भी कोई बहुत दूध की धुली नहीं है, लेकिन एक दूसरे का जब सामने आ जाता है इंटरेस्ट, तो एक गलत काम करने वाले ने दूसरे गलत काम करने वाले को एक्सपोज कर दिया। इसमें जो ये दूसरी अच्छी बात हुई है, इसमें मेरे ख्याल से तो 3-4 थ्योरी पॉसिबल है। ये हुआ क्यों? पहली कि हिंडनबर्ग से ये अंबानी साहब ने करवाया है, क्योंकि उनकी कितनी बेइज्जती हो रही थी पिछली बार, कितने कुछ दिनों से, कि जो उन्होंने, उनके पिताजी ने और इतनी सालों साल से जो बेईमानियां करके पैसा इकट्ठा किया था और एक स्टेटस पे पहुंचे थे, इसने जो अडानी साहब थे उन्होंने एक अमित शाह के साथ मिलके
3 सालों में उनकी सारी जो 40-50 साल की मेहनत थी उसको क्रॉस कर लिया। तो कितना उनको दुख हुआ होगा। तो एक तो थ्योरी मेरी ये समझ में आती है, लेकिन ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगी। उनसे ऊपर नहीं पहुंच गए, उनसे बहुत ऊपर पहुंच गए। तो वो उनको खींच के और ऐसे पहुंच गए कि वो बेईमानी से पहुंच गए, और वो एक्चुअल में उनकी उतनी फाइनेंशियल ताकत भी नहीं थी। तो उनको खींच के लाने की ललक अंबानी साहब में होगी, तो उन्होंने वो अपनी पूरी की इसके ज़रिए। दूसरा मुझे ये भी थियरी लगती है कि ये शायद अमित शाह साहब से बगावत कर रहे होंगे कि अब तो मैं दूसरा सबसे बड़ा रईस व्यक्ति बन गया हूँ, तो अब मुझे भारत का होम मिनिस्टर भी मेरे लिए छोटा हो गया। यानी कि अमित शाह साहब जो मेरे मास्टर हैं एक तरह से, वो भी छोटे हो गए। तो हो सकता है इन्होंने अमित शाह साहब से गद्दारी की हो, तो अमित शाह साहब ने ही अंबानी से मिलकर ये काम कराया उनका। ये भी एक थियरी हो सकती है। तीसरी ये भी हो सकती है कि इन सब ने मिलके, जो कि बाद में आप समझ में आ रहा है, पूरे देश को एक और चूना लगाया 13-14 लाख करोड़ का। इन सब ने मिलके, अमित शाह साहब ने, अडानी साहब ने, अंबानी साहब ने। ये पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। तो अब एक अच्छी दूसरी खबर मैं आपको सुनाऊं, वो ये है कि बावजूद इसके कि अमित शाह साहब जो एक्सपर्ट हैं देश के हर एक इंस्टीट्यूशन को दबाने में, कमज़ोर करने में, उसकी गला घोटने में, उसके बावजूद भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी ये दबा लेते हैं और अडानी साहब को बहुत बड़ा देशभक्त बता के कामयाब हो जाते हैं। और सारे टीवी चैनल्स जो हैं इसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं और वो आवाज़ कहीं दब जाती। तो मैं दूसरी बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि कुछ मुट्ठी भर सोशल मीडिया जो ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, और मैं सोशल मीडिया चैनल्स को ही रियल जर्नलिज्म कहता हूँ, और उसमें भी अब एक कैटेगरी और आ गई है जो कि वही क्रिमिनल मीडिया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया क्रिमिनल है, जिसको मैं क्रिमिनल मीडिया कहता हूँ, और वो है जो इन बड़े बड़े टीवी चैनल से कनेक्टेड सोशल मीडिया है, वो भी वही है। लेकिन मुट्ठी भर सोशल मीडिया के ज़्यादातर, जिसमें हमारे बहुजन समाज के चैनल्स थे, मुट्ठी भर ने ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद ये आग की तरह से बात फैली। जब मैंने अमित शाह साहब का सीधा नाम लिया, उसके बाद ये सबकी मजबूरी बनी और सब ने इसको हाईलाइट करना शुरू किया। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी अमित शाह साहब का नाम लेके डायरेक्ट कोई नहीं बोल रहा। अभी भी अडानी पे अटैक हो रहा है, वो तो बेचारा छोटा सा प्यादा है। कहीं भारी तो नहीं पड़ जाए? नहीं, मुझे तो जितना भारी पड़ना था पढ़ लिया, और बाबा साहब के संविधान ने और देश की सभी संस्थानों ने और भारत के संविधान ने मुझे बचा लिया। मुझे मरवाने की अमित शाह साहब दिन रात जुगाड़ में लगे ही रहते हैं, जुगत में केस बनवाने की जुगत उन्होंने कर ही ली, और इतने 15-15 घंटे की रेड करा ली, वो सब नाकाम हो गए। क्योंकि मैं पक्का मुसलमान हूँ और पक्का अम्बेडकरवादी हूँ, और भारत के संविधान में पूरा भरोसा रखता हूँ, और उसको जिस तरीके से हमने संविधान का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी ताकतों को पहले भी हराया है, कोई ये पहले तो है नहीं, इनसे बड़े अमित पटेल थे, उनको भी हमने संवैधानिक तरीके से हराया भी, और उनको, और जो वो ज्यादतियाँ कर रहे थे वो दूर भी की। तो ये अमित पटेल साहब तो इनके गुरु थे। अब ये अपने गुरु की सीख से भी ना सीखे, फिर भी इन्होंने सोचा कि शायद मेरी गर्दन पकड़ ही लेंगे, तो कर लिया। तो मेरे ख्यालाफ तो जो करना है वो कर ही ले, लेकिन मैं देश के साथ ये नहीं होने दूंगा, और ख़ास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के साथ, जो हमारे देश का 92% वो है, उनका पैसा लूटने नहीं दूंगा। तो खुशी की बात यह है कि आप जैसे सोशल मीडिया के असली जर्नलिस्टों ने इसको एक्सपोज किया, और अब जो क्रिमिनल मीडिया है उनको भी अपनी जान बचाने के लिए, हालांकि वो सब इसमें मुलव्विस हैं, अडानी के शेयर मार्केट में रेट बढ़ाने में, ये सब क्रिमिनल मीडिया और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है क्रिमिनल, ये इन्वॉल्व है। क्योंकि यही इनकी झूठी खबरें पब्लिश करते हैं ना कि अडानी जी ने ये कर दिया और वो कर दिया, और अब ये एक्विजिशन कर ली, और ये जो फ्रॉड इनको पकड़ना था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं तो पकड़ता है, सब फ्रॉड जो ये कर रहे थे। सेबी अमित शाह साहब के कंट्रोल में, NIA तो है ही है, CBI उनके कंट्रोल में, और ये ED उनके कंट्रोल में, सब तो उन्हीं के कंट्रोल में है। तो ये इनकी मिली भगत से ही तो ये सारे कारनामे हो रहे थे। लेकिन प्रेस का क्या जिम्मेदारी थी कि ये सब चोरियां जो अडानी कर रहे थे अमित शाह साहब के लिए, वो पकड़ते, वो नहीं पकड़ी उन्होंने। तो वो शामिल भी हैं, और इनके बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट दिखा के पब्लिक को बहकाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। जब ये सारी जांच एजेंसियां, आप एक तरफ ये कहते हैं कि गृह मंत्री के कंट्रोल में है, उनके अंडर में है, तो फिर आपको क्यों लगता है कि कार्रवाई भी होगी, सज़ा भी मिलेगी, और फिर आप वो धाराएं भी बताते हैं कि इसके तहत सज़ा होगी? ऐसा क्यों लगता है? अब देखो, आप मोदी जी के सामने चॉइस है, RSS के सामने भी चॉइस है कि वो अमित शाह और अडानी साहब को बचाने के लिए किस हद तक अपनी गर्दन आगे करते हैं या नहीं करते। अगर तो अमित शाह साहब
उनकी मजबूरी इतनी बड़ी है कि मोदी साहब भी और आरएसएस भी मिल के भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और भले ही वो खुद डूब जाए तो उसके बाद भी अमित शाह साहब को, चाणक्य साहब को बचाना है तो अलग बात है। वरना अब ये मामला इतना उठ चुका है और इतने सबूत मार्केट में आ चुके हैं और दिन रात आ रहे हैं और भी, कि अमित शाह साहब का बचना अब ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अडानी साहब जाएंगे, इसीलिए मुझे अब सबसे बड़ा खतरा ये है कि अडानी साहब किसी दिन भी देश छोड़ के भाग जाएंगे, नीरव मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह और ललित मोदी की तरह ये भाग जाएंगे। तो इसलिए इनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और अमित शाह साहब से इस्तीफा लेना चाहिए होम मिनिस्ट्री से। अरेस्टिंग किन धाराओं में? अरेस्टिंग तो धाराएं इतनी होंगी कि मैं आपको गिनवाऊंगा तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन कुछ तो 2-4 बताता हूँ। आईपीसी की 409 लगेगी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगेगा, आईपीसी की धारा सबसे पहले 409 लगेगी। ये देख लीजिए आप कि जो इन्होंने अमानत में खयानत की है अफसरों के साथ मिलके, अमित शाह साहब के साथ मिलके, ये दोनों अफसर और अमित शाह जो हैं ये 100% इन्वॉल्व हैं। इनकी बगैर ये काम, किसी की मजाल, किसी की औकात, किसी की हिम्मत नहीं है जो ये काम कर जाते जो उन्होंने किए हैं, जो शेयर मार्केट में प्ले किया है। इस सब के जन्मदाता जो हैं वो भी बेचारे जेल हुआ है, चिदम्बरम साहब। पार्टिसिपेटरी नोट शुरू करके उन्होंने ये काम जो अडानी और अमित शाह साहब उसका प्रयोग कर रहे हैं खुल के, वो चिदम्बरम साहब ने शुरू किया था। उन्होंने भी शेयर मार्केट में बड़े घपले किए, उनके और उनके बेटे ने मिलके। लेकिन अब अमित शाह साहब आ गए तो उनका सारा धंधा इन्होंने छीन लिया। तो अब एक तो कहानी ये भी, मगर धाराएं गिनिए। सबसे पहले तो आतंकवाद की धारा लगेगी इन पे, ये क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी 15 लाख करोड़ रुपए एक हफ्ते में गायब हो जाना देश का, तो ये सेक्शन 15 लगता है, टेररिस्ट एक्ट जिसको कहते हैं, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरे में डालती है। आप लोग पढ़ लें, आपके दर्शक भी। ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरे में डालने का काम इन्होंने किया है। और इसमें जो अफसर हैं वो सबसे बड़े गुनहगार हैं। सबसे पहले टॉप नंबर पे आएगा सेबी, नंबर 2 पे आएगा ईडी, नंबर 3 पे आएगा एनआईए, नंबर 4 पे आएगा सेबी और सीएजी। ये सब इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि ये लूट, खुली लूट जो हो रही है देश में, इसको रोकते, इसको हाईलाइट करते। अगर अमित शाह साहब का इतना ही डर था तो कहीं ना कहीं प्रेस में लीक कराते, आप जैसे ईमानदार जर्नलिस्टों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते। ये इन्होंने नहीं किया, इसी वजह से ये सब कारनामा हो पाया है, वरना ये हो ही नहीं सकता था। और मैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लोग, उनको एक बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ। अगर उन्हें भरोसा है कि हमारे देश में सेबी, ईडी और सीबीआई, एनआईए, सीएजी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसमें अफसर ये अमित शाह साहब के दबाव में काम नहीं कर रहे, तभी शेयर मार्केट में पैसा लगाएं एक भी, वरना बहुत बड़ा खतरा है शेयर मार्केट में पैसे लगाने का। कुछ जिनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है ना, वही शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हैं। आप लोग ठंडे दिल से बैठ के सोच लीजिए, ज़्यादातर लोगों ने शेयर मार्केट में नुकसान ही उठाया होगा, फ़ायदा नहीं उठाया होगा। और इसमें सब लोग जो एसबीआई के ऑफिसर्स हैं, जो एलआईसी के ऑफिसर्स हैं, ये सब लोग भी जेल जाएंगे 409 में। उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है और आतंकवाद की घटना करने में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। इनके बचने का कोई भी चांस नहीं है। जिस दिन कोई ईमानदार सरकार आ गई थोड़ी सी भी, तो इनमें से एक भी नहीं बचेगा। ये लंबे टाइम के लिए जेल जाएंगे। इनके सारे एसेट्स, चाहे इन्होंने अपने नाम से या बेनामी ले रखे हों कहीं भी, वो सब रिकवर किए जाएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगे, पीएम केयर में नहीं। पीएम केयर अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाएंगे, ताकि देश के गरीब, जो हमारे देश में आज गरीबी और भुखमरी आ गई है, ये सब उनका हक है। ये जो लाखों लाखों करोड़ रुपए जो है, ये सब उनका हक है, उनमें वापस बांटे जाएंगे ये सब पैसे। और जो मोदी जी 15 लाख कह रहे थे ना, वो तो सिर्फ एक अडानी ही दे देगा 15 लाख। तो यानी कि अमित शाह साहब के पास ही इतना पैसा है कि 15 लाख का वादा तो हम लोग पूरा कर देंगे यदि हमारी बहुजन की सरकार आई कभी। तो ऐसे एक अमित शाह साहब के पैसे लेके 15-15 लाख सबको बांट देंगे। कोई विदेशों से पैसा लाने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह और अडानी ही ये 15 लाख हर एक परिवार में पहुंचाने के लिए इतना पैसा अब इन्होंने कमा लिया है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब तक अरुण जेटली साहब थे, जब तक, क्योंकि ये
मोदी जी भी और अमित शाह भी उनसे जूनियर थे, उनके सामने इतनी हिम्मत नहीं पड़ी। जो लूट इन्होंने मचाई है ना पिछले 3 साल में मचाई है, 85% पैसा जो इकट्ठा किया है वो पिछले अडानी ने पिछले 3 साल में किया है। तब तक अरुण जेटली साहब की डेथ नहीं हुई थी जब तक, तो अडानी बढ़ तो रहे थे लेकिन इतनी स्पीड से नहीं, हालांकि बहुत तेज़ स्पीड से बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं, सीधा वर्टिकल जो उनका राइज हुआ है वो अरुण जेटली साहब की डेथ के बाद से हुआ। तो मैं अफसरों को इसलिए कह रहा हूं कि अफसरों के पास अभी भी चांस है, एक चांस है बस, और हम लोग आ रहे हैं, ये याद रखना, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और उनके पास एक ही चांस है, आज ईमानदारी से जो जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है मेरे ऑफिस में भिजवा दें, एक लिफाफे में बंद करके, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं, आपके ऑफिस में भिजवा दें जो जो इन्फॉर्मेशन जिसके पास है, क्योंकि आइडेंटिफाइड हैं ऑफिसर्स सारे। ऐसा नहीं है कि कोई चोरी छुपे में हो जाएगा काम, ये कि मैं नहीं था, पोस्टेड मेरी नहीं थी, ये नहीं थी, वो चलेगा नहीं। हमारे ऑफिस में या कोई एक ऐसी एक वेबसाइट बना के उस पर डालना शुरू कर दें, विकीलीक्स टाइप, ये काम कर दें। फिर जब हम लोग धरपकड़ शुरू करेंगे चोरों की, तो ये बता दें कि देखिए मैंने तो ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी, मुझसे ज़बरदस्ती अमित शाह ने धमकी दे के ये काम करवाया था, मगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो मैंने दे दी थी, तो मुझे कम सज़ा दीजिएगा। ये तो हो सकता है, लेकिन अगर अब भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो ये सब लंबे समय के लिए जेल जाएंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सारी जब्त की जाएंगी कानून के हिसाब से, भारत का संविधान जो कहता। आपने 2 बातें इसमें कही, लेकिन उस पर आज बात नहीं करेंगे, फिर कभी बात करेंगे। आपने एक तो 15 लाख वाली बात कही कि वो 15-15 लाख तो हम भी दे देंगे, हम एक्चुअली दे देंगे, और आपने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तब। उसके बाद आपने एक बात और कही, आपने कहा कि 15 लाख के बाद बहुजन समाज को लेके आप कहते हैं कि जब हम लोग आएंगे, हम आ रहे हैं, तो इस पर हम आपसे बाद में कभी बात करेंगे। आज तो इस मुद्दे को छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे आप इंटरव्यू देखिएगा कि आगे इन पर हम बात ज़रूर करेंगे कि महमूद पराचा कहना क्या चाहते हैं, ये कौन सा डायलॉग है कि हम आ रहे हैं। और उससे पहले एक बात और कही, वो बहुत महत्वपूर्ण थी, आपने गौर नहीं किया शायद उस पर, लेकिन उस पर तफसील से फिर कभी बात होगी। इन्होंने कहा कि वो 15 लाख तो हम भी दे सकते हैं, तो वो किस तरफ इशारा है और आखिर इसके ज़रिए जताना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि एक और वादा देश देख चुका है पहले इसी 15 लाख का। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।